आज हम आधुनिक इतिहास के सबसे शापित दस्तावेजों में से एक को खंगाल रहे हैं, जेफरी एप्स्टीन की छोटी सी ब्लैक बुक। इस किताब के अंदर दुनिया के सबसे ऊंचे तबके के 1571 लोगों के नाम थे। ये कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि दुनिया भर की एलीट क्लास का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे। और इन नामों के साथ साथ करीब 5000 फोन नंबर, ईमेल और प्राइवेट एड्रेस भी थे, जो इस नेटवर्क की गहराई को दिखाते हैं। तो इतने सारे नामों का आखिर हुआ क्या? एक जर्नलिस्ट ने फैसला किया कि वो इन सबको कॉल करेगा। करीब 2000 कॉल्स की गईं। चलिए देखते हैं कि उन कॉल से आखिर क्या कहानी सामने आई। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं कि आखिर ये किताब है क्या और इसे इतना जरूरी क्यों माना जाता है। तो ये 97 पन्नों की एक पर्सनल कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी है। एप्स्टीन के पूर्व बटलर अल्फ्रेडो रोड्रिगेज ने इसे होली ग्रेल कहा था, मतलब एक तरह का पवित्र खजाना। इसमें राजकुमारों और राजनेताओं से लेकर रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स तक सब कुछ था। तो जब इन नंबरों पर कॉल किया गया तो पता क्या चला? पता चला कि वहां तो इनकार, बेतुकी बातों और दुश्मनी की एक पूरी दुनिया बसती है। बहुत से लोगों का जो पहला रिएक्शन था वो काफी अचानक और गुस्से भरा था। रॉबर्ट मिस्टर, जिन्होंने एप्स्टीन को लेस्ली वेक्सनर से मिलवाया था, उन्होंने बस इतना कहा, वो एक सनकी है, बाय बाय, और सीधा फोन काट दिया। कुछ और लोगों ने तो यकीन ही नहीं किया और भड़क गए, जैसे लोव्स कॉर्पोरेशन की वारिस मेरिल टिबेश। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, किससे? ये बकवास है। और कई कॉल्स पर तो सीधी सीधी बेइज्जती सुनने को मिली। पाम बीच पुलिस एंड फायर फाउंडेशन के बोर्ड मेंबर जोएल पास्को ने कहा, तुम सच में दयनीय हो, तुम्हें पता है। मतलब साफ था, एप्स्टीन के नेटवर्क के चारों तरफ एक चुप्पी की दीवार खड़ी कर दी गई थी। लेकिन कुछ लोगों ने बात की और उनकी कहानियों से एप्स्टीन की वो जो जीनियस वाली इमेज थी ना, उसका पर्दाफाश होना शुरू हो गया और एक बिल्कुल अलग ही हकीकत सामने आई। इस दीवार में पहली दरार डाली स्टुअर्ट पेवार ने, जो एप्स्टीन के 90 साल के दोस्त थे। उन्होंने फोन पर कहा, जेफरी एप्स्टीन दशकों तक मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। पेवार और दूसरे लोगों ने एक ऐसे आदमी के बारे में बताया जो जीनियस होने का सिर्फ दिखावा करता था, पर असल में उसे कुछ पता ही नहीं होता था कि वो कह क्या रहा है। मतलब जहां दुनिया उसे एक बहुत बहुत ब्रिलियंट आदमी मानती थी, वहीं उसके करीबी जानते थे कि वो 2 मिनट से ज्यादा किसी चीज पर ध्यान ही नहीं दे पाता था। पेवार ने यह भी बताया कि एप्स्टीन का ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता था। वो अक्सर बात को बीच में ही काटकर एकदम भद्दे और बेतुके सवाल पूछने लगता था, जिससे उसके इंटेलेक्चुअल होने के दिखावे की सारी पोल खुल जाती थी। तो जैसे ही ये जीनियस वाला मिथक टूटा, दो बहुत ही अहम पहलू सामने आए। एक, इस पूरे ऑपरेशन को चलाने वाला कौन था, और दूसरा, इसके शिकार कौन लोग थे। घिस्लेन मैक्सवेल को इस पूरे ऑपरेशन का इंजन बताया गया। वही एप्स्टीन को रुतबा दिलाती थी और माना जाता है कि वही उसकी सेक्सुअल प्रोडक्शन लाइन चलाती थी। यहां तक कि एक दोस्त ने तो ये तक कहा कि ये तो उसकी एड्रेस बुक लगती है। इस ब्लैक बुक का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी के कॉन्टैक्ट से भरा हुआ था। इस पूरी पड़ताल ने इस नेटवर्क की असली मानवीय कीमत को भी सामने लाकर रख दिया। इन नामों और नंबरों के पीछे दिल दहला देने वाली इंसानी कहानियां छिपी थीं। ट्रेसी नाम की एक आर्ट स्टूडेंट ने अपनी कहानी बताई। वो एप्स्टीन से एक बिजनेस मीटिंग के लिए मिली थी, लेकिन उस मीटिंग का अंत एप्स्टीन के उसे गलत तरीके से छूने से हुआ। वो कहती है, मुझे याद है कि मैं इतनी डर गई थी कि मुझे लगा मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगी, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। तो अगर एप्स्टीन कोई जीनियस नहीं था, तो फिर उसकी कहानी उस दुनिया के बारे में क्या बताती है जिसमें वो रहता था? असली साजिश क्या थी? मीडिया में तो उसे अक्सर एक मास्टर सेल्समैन के तौर पर दिखाया जाता है, जिसने सबको बेवकूफ बना दिया। तो क्या वो वाकई एक मास्टर धोखेबाज था, जिसने बड़ी चालाकी से दुनिया के एलीट क्लास को धोखा दिया? लेकिन जर्नलिस्ट की पड़ताल एक अलग और शायद कहीं ज्यादा परेशान करने वाले सच की तरफ इशारा करती है। असल में एप्स्टीन के दिखावा करने के सुराग हर जगह थे। फाइनेंस के प्रोफेशनल्स ये तक कंफर्म नहीं कर सकते कि वो कभी सच में कोई ट्रेडर था भी या नहीं। उसके सर्कल के साइंटिस्ट उसे उबाऊ और नापसंद करते थे, और उसे नकली आर्ट रखने में मजा आता था ताकि वो दुनिया पर एक धाक जमा सके। इसका मतलब ये है कि एप्स्टीन ने ग्लोबल एलीट क्लास में कोई हैकिंग नहीं की थी। सच तो ये है कि जिस दुनिया में वो घूमता था, वो ऐसे ही बिना टैलेंट वाले लोगों से भरी है, जिनके पास बस बेहिसाब ताकत और पैसा है। ये सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं थी, ये सिस्टम असल में ऐसे ही काम करता है। तो सबसे जरूरी बात यह है,
यहाँ कोई घोटाला नहीं है, ये बस धोखेबाजों को धोखा देने का खेल है, शुरू से लेकर आखिर तक। उसे धोखेबाज कहने का मतलब ये मानना है कि कोई असली मेरिट पर चलने वाला सिस्टम है जिसे तोड़ा गया, जबकि ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। तो सवाल ये उठता है, अगर पूरा सिस्टम ही एक दिखावा है, तो फिर असली सच्चाई क्या है?